So today's chapter is financial reporting quality. So see, एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग क्वालिटी, एक होता है अर्निंग्स क्वालिटी. ठीक है. तो अगर रिपोर्टिंग क्वालिटी हो तो अर्निंग्स क्वालिटी वैसे ही अचीव हो जाएगा. फाइन. मतलब अगर आप एक फाइनेंशियल रिपोर्ट को विदाउट एनी एरर्स, विदाउट एनी बायस, विदाउट मतलब क्रिएटिव अकाउंटिंग नहीं कर रहे हो, यानी अकाउंटिंग ऐसा नहीं बना रहे हो कि जिससे किसी को कोई फायदा हो, या अपने फायदों के लिए आप प्रॉफिट्स को ज्यादा यानी कुछ एक्सपेंसेस को कैपिटलाइज कर रहे हो जिनको एक्सपेंस करना चाहिए, और प्रॉफिट ज्यादा बताकर लाइक इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो वो गलत बात है. गॉट माय पॉइंट? यस सर. ओवर स्टेटमेंट नहीं करना है, अंडर स्टेटमेंट नहीं करना है, अननेसेसरी के लाइक क्रिएटिव अकाउंटिंग नहीं करना है. अगर आप वो सब नहीं करते हो तो आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की क्वालिटी सबसे हाई रहेगी. ठीक है ना. इसकी क्वालिटी डेफिनेटली इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है. अगर ये सब इसकी क्वालिटी हाई है तो आपकी अर्निंग्स की क्वालिटी भी हाई मानी जाएगी, क्योंकि आपकी जो अर्निंग्स डिपिक्ट हो रही है वो एक ऐसे स्टेटमेंट या ऐसे रिपोर्ट से डिपिक्ट हो रही है जो विदाउट एनी एरर्स है, फ्री फ्रॉम बायस है, या किसी को मतलब किसी की तरफ टिल्टेड नहीं है, यानी किसी को फेवर करने के लिए बनाया हुआ नहीं. गॉट माय पॉइंट? यस. और अर्निंग्स क्वालिटी मतलब सस्टेनेबल अर्निंग्स, यानी आपकी अर्निंग्स जो है वो एक कांस्टेंट तरीके से बढ़ती रहे, वो अच्छी मानी जाती है. अगर बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव है, जिगजैग है, तो वो ज्यादा वॉलेटाइल माना जाएगा. करेक्ट. तो सस्टेनेबल अर्निंग्स होनी चाहिए, प्लस विदाउट एनी मैनिपुलेशन वो अर्निंग्स होनी चाहिए. So it is very important that your financial reporting quality should be of high level, which gives rise to earnings quality ultimately. तो यहाँ पर मैं कुछ बॉक्स बना रहा हूँ, उसके हिसाब से समझा रहा हूँ, तो 2-3 पेजेस इसी बॉक्स में कवर हो जाएंगे. तो अगर इसमें मैं बोलूं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी लो, हाई एंड अर्निंग्स क्वालिटी, यानी जो रिजल्ट्स आते हैं लो हाई, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी कब लो मानी जाएगी? जब रिपोर्ट्स कंटेन इंफॉर्मेशन दैट इज प्योर फैब्रिकेशन. ओके. यानी अपने मतलब मन मुताबिक बनाया हुआ है, यानी जैसा बनना चाहिए वैसा नहीं बनाया हुआ है. अच्छा, लो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी इंपीड्स असेसमेंट ऑफ अर्निंग्स क्वालिटी एंड इंपीड्स वैल्यूएशन, यानी एक हर्डल क्रिएट करेगा. यानी अगर इसकी क्वालिटी लो होगी तो आपको अर्निंग्स क्वालिटी भी सही नहीं आएगी. ओके. ऑफ अर्निंग क्वालिटी एंड इंपीड्स वैल्यूएशन, किसी भी चीज की वैल्यू सही नहीं आएगी आपको. नाउ हाई कब माना जाएगा? जो भी आप दिखा रहे हो उसमें हाई रिपोर्टिंग क्वालिटी, okay, contain information that is relevant, free from errors and neutral. okay, यानी अनबायस्ड बोल सकते हैं. और हाई रिपोर्टिंग क्वालिटी इनेबल्स गुड असेसमेंट, यानी कोई भी तरीके का आपका लाइक कोई हर्डल्स नहीं रहेगा आपके असेसमेंट में. पीपल कैन इजिली बिलीव, यानी मैं आपको बताया था रेशियो एनालिसिस में भी अगर रिपोर्ट सही नहीं होंगे तो रेशियो एनालिसिस भी आपका
सही तरीके से, हेलो, यस सर, हाँ समझ हाँ, गया। अगर आपके रिपोर्ट सही नहीं रहेंगे तो रेशियोज करेक्ट आंसर्स नहीं देंगे आप। अच्छा, यस। इसमें लो अर्निंग्स क्वालिटी इज अनसस्टेनेबल, यानी जो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे तो उसकी अर्निंग्स क्वालिटी लो मानी जाएगी। ओके। अच्छा, हाई अर्निंग्स क्वालिटी इंक्रीजेस कंपनी वैल्यू। अच्छा, हाई अर्निंग्स क्वालिटी इज सस्टेनेबल, ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स बताना था। नेक्स्ट, ये सारा अपना कवर अप हो चुका है। आगे बढ़ो। हाँ सर। तो ये हमारा जो स्पेक्ट्रम, डिस्क्राइब ए स्पेक्ट्रम फॉर असेसिंग रिपोर्टिंग क्वालिटी, तो वो स्पेक्ट्रम मैं अभी आपको बता देता हूं। लेट्स चेक दिस। उसका भी एक छोटा सा चार्ट है। तो इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से ओवरऑल क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट, दैट इज कंबाइनिंग रिपोर्टिंग क्वालिटी एंड अर्निंग्स क्वालिटी, मतलब एक इन्वेस्टर को क्या चाहिए। इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से ओवरऑल क्वालिटी of financial reports is nothing but is a combination of reporting quality and earnings quality, ठीक है। और can be thought of as a continuous spectrum ranging from highest to lowest as depicted, मतलब एक डायग्राम से बता रहा हूं, हाईएस्ट टू लोवेस्ट ऐसा होता है, आप ये चेक करो। तो सबसे पहले गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल या प्रोसीजर जो बोलना है, या प्रैक्टिसेस जो बोलना है बोल सकते हो। डिसीजन यूजफुल होना चाहिए, यानी हाईएस्ट टू लेवल लोवेस्ट का स्पेक्ट्रम है, ठीक है। सस्टेनेबल एंड एडिक्वेट रिटर्न्स, ये ऐसे करके आपका क्वालिटी स्पेक्ट्रम जाएगा एरो मार्क के साथ। ये आपके करिकुलम रिव्यू में 100% दिया रहेगा, वंस यू कैन चेक इट। क्या है सर वो? क्वालिटी स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम, यस। यस सर, डिस्क्राइब स्पेक्ट्रम फॉर असेसिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट क्वालिटी। हाँ, वो पूरा पैराग्राफ पढ़ के टाइम वेस्ट करने से अच्छा इसी देख ले तो खत्म हो जाता है। अच्छा, कल क्या टाइम, कल अकाउंटिंग फॉर इनकम टैक्सेस फुल स्टॉप डालना है मेरे को। जी सर। क्या टाइम लगाएंगे, आफ्टरनून लगाएंगे। देखते हैं सर, मैं आपको रात तक मैसेज करता हूँ, अभी पहले ये क्लास खत्म करते हैं। ये तो हो जाएगा, अभी 15-20 मिनट टारगेट डाल रहा हूँ। गैप भी मेरे को डिसीजन, 6:30 6:45 तक निकलना है। क्या आज हाँ अभी। 6:40, हाँ हो जाता, 6:45 तक क्लोज कर देते। गैप डिसीजन यूजफुल, क्योंकि एक क्वेश्चन था हमारा डिस्कस ऑलरेडी। डिसीजन यूजफुल बट सस्टेनेबल, लो अर्निंग्स क्वालिटी, मतलब क्या रहा है देखो, आप गैप फॉलो कर रहे हो जो मतलब डिसीजन यूजफुल है, सस्टेनेबल है और एडिक्वेट रिटर्न्स दे रहा है, सबसे हाईएस्ट क्वालिटी। गैप डिसीजन यूजफुल बट सस्टेनेबल, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, लो अर्निंग्स क्वालिटी। सस्टेनेबल मतलब जो हमें, मतलब कंटिन्यूअसली आपको चलते जा रहा है, वो रिटर्न्स कंटिन्यूअस आपको अच्छे आ रहे हैं, इसको बोलते हैं सस्टेनेबल। ओके। ओके। विद इन गैप बट बायस। डिसीजन एज इन डिसीजन, व्हाट डिसीजन? डिसीजन, कोई भी इन्वेस्टर डिसीजन लेना ना इन्वेस्टमेंट के ऊपर। ओके। हाँ मतलब अभी ये मैं क्या बता रहा हूँ, क्वालिटी, क्वालिटी स्पेक्ट्रम बता रहा हूँ, कॉम्बिनेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन होना ना, अर्निंग्स क्वालिटी, हाँ। रिपोर्टिंग क्वालिटी, दोनों का कॉम्बिनेशन होना। तो गैप यस। फॉलो करते हो तो रिपोर्टिंग क्वालिटी है, आपको डिसीजन अच्छा। मेकिंग में बहुत यूजफुल रहेगा। सस्टेनेबल अर्निंग्स भी हाँ। देखने को मिलेगी और एडिक्वेट रिटर्न्स भी दिखेंगे। गैप फॉलो कर रहे हो, डिसीजन यूजफुल बट सस्टेनेबल है कि नहीं, क्वेश्चन मार्क है, तो वहां पर लो अर्निंग्स क्वालिटी हो जाती है। हम्म। फिर गैप तो विद इन गैप फॉलो तो कर रहे हो लेकिन बायस्ड चॉइसेस है, तो ये थर्ड लेवल पे आता है। ओके। यहां तक अभी भी ठीक चल रहा है, विद इन गैप
बट अर्निंग्स मैनेजमेंट यानी अर्निंग्स को मैनेज कर रहे हो आप, रियल अर्निंग्स मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग अर्निंग्स मैनेजमेंट। तो ये 4th लेवल पे आ गया स्पेक्ट्रम। अब इसके नीचे सब कुछ खराब है, इसके नीचे अगर कुछ है तो वो समझ जाओ कि बेकार है। तो यहाँ पर एक गैप लगा देते हैं हम लोग, वो आ जाएगा नॉन कंप्लायंट अकाउंटिंग, यानी आप गैप वगैरह फॉलो नहीं कर रहे हो, सबसे नीचे है फिक्टिशियस ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, वो और नीचे, ये सबसे खराब ठीक है है। ना। दैट्स व्हाट, ये आपका स्पेक्ट्रम हो गया। ओके। और भी एक छोटा बॉक्स लिख के बता देता हूँ, 2-3 पैराग्राफ्स खत्म हो जाएंगे। देखो इनकम स्टेटमेंट, तो ये हमारा हो गया, ये क्वेश्चन कवर अप हो गया। कंजर्वेटिव एग्रेसिव अकाउंटिंग ऑलरेडी कर लिए पिछले क्लास में, नहीं सर, ये याद करो। क्या शाम हो, है एक बार वापस बोलिए। ये एग्रेसिव अकाउंटिंग कैपिटलाइज करना, एक्सपेंस करना, पिछले क्लास में पीछे लेके आके बताया था ना, ये पूरा चार्ट। हाँ बताया तो सर, राइट। क्या शिवांग भूल जा रहे, ऐसा भाई। यस सर, सब हाँ सर, ये तो हो गया, राइट। ये सब नहीं हुआ, ये एक ही हुआ बस। हाँ यही हुआ, वही बोल रहा हूँ, अग्रेसिव एंड कंजर्वेटिव। अगर चाहिए तो वापस बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ नहीं सर, पढ़ लिया ऐसे, ठीक है, अच्छा ही है, समझ में आ गया। हाँ, प्रीवियस वीडियो देखेगा तो एक बार समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो मतलब अपन क्रिएटिव अकाउंटिंग कर रहे हैं, मतलब ज्यादातर अट्रैक्ट करने के लिए जो भी करना है कर रहे हैं उसमें। हम्म। अच्छा, अभी एक कुछ पॉइंट्स बताना था। अब देखो इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है, ओवर स्टेटमेंट और नॉन सस्टेनेबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग इनकम और नेट इनकम। अगर आप ओवर स्टेटेड या एक्सेलरेटेड रेवेन्यू रिकग्निशन बताते हो, अंडर देखो ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू, अंडर स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, हम्म। मिसक्लासिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू गेन्स, सही जगह पे नहीं लिख रहे हो, एक्सपेंस और लॉसेस, मतलब जहां पर इनको लिखना चाहिए वहां नहीं लिख रहे हो, करेक्ट। हाँ। तो इससे क्या होता है, आपका ओवर स्टेटमेंट होता है आपका इनकम स्टेटमेंट का। यस। इनकम स्टेटमेंट ओवर स्टेटमेंट और नॉन सस्टेनेबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग इनकम, ओवर स्टेटमेंट और नॉन सस्टेनेबिलिटी, ये आगे आगे तक सस्टेन नहीं करेगा, क्योंकि बाद में पकड़ा जाएगा और वहीं पर स्टॉप हो जाएगा ऑपरेटिंग इनकम। अच्छा, बैलेंस शीट में क्या होता है, ये इनकम स्टेटमेंट था। बैलेंस शीट में मिस स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स, मिस स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स, जैसे ओवर और अंडर स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स। नेक्स्ट आपका क्या होगा, ओवर और अंडर स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटीज एंड मिस क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज। हम्म। ठीक है, तो ये सब यस। चीजों से आपका जो भी है अर्निंग्स क्वालिटी, रिपोर्टिंग क्वालिटी खराब होती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या होता है, ओवर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। यस। ओके, ठीक। अब देखो, डिस्क्राइब मोटिवेशंस दैट माइट कॉज मैनेजमेंट टू इश्यू फाइनेंशियल रिपोर्ट्स दैट आर नॉट ऑफ हाई क्वालिटी। अभी अभी हम लोग समझ लिए कि अगर अट्रैक्ट मोर अट्रैक्ट करने के लिए, इन्वेस्टर्स। हाँ उसी के लिए होता है और कुछ भी नहीं है। मतलब जैसे ऑलरेडी लोन ले रखे हैं, नया लोन तो मिलने वाला है नहीं, ऐसे करके हम्म। बताएंगे तो लोन्स मिल जाएगा, स्टॉक्स बेच हाँ। पाएंगे। Describe conditions that are conducive to issuing low quality or even fraudulent financial reports. Definitely, अगर कंपनी में वीक इंटरनल कंट्रोल्स हैं, ओवरसाइट है, हम्म। गलती हो गई है कहीं, ठीक है ना,
और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सही फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फ्रॉडलेंट हो सकता है। डिस्क्राइब मैकेनिज्म्स दैट डिसिप्लिन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी एंड पोटेंशियल लिमिटेशंस ऑफ दोज मैकेनिज्म। मतलब अगर आप अगर आप पहले बात कंपनी को लिस्टिंग कराओगे तो आप पहले बात सारे के सारे चीजों को डिस्क्लोज करना पड़ेगा सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन को, करेक्ट। आप ज्यादातर रेगुलेशन में आओगे, फिर सारे के सारे स्टैंडर्ड्स प्रॉपरली फॉलो करोगे और कंपनी में डिसिप्लिन कब बढ़ेगा। सिक्योरिटी रेगुलेशंस टिपिकली रिक्वायर व्हाट, एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है फॉर इश्यूएंस ऑफ न्यूली पब्लिकली ट्रेडेड सिक्योरिटीज। स्पेसिफिक आपको डिस्क्लोजर करना पड़ेगा बहुत हद तक, जो जो भी आपने रिपोर्टिंग में किया हुआ है आपको सब चीज के एडिशनल डिस्क्लोजर्स बताने पड़ेंगे। लिस्टेड कंपनीज को तो इंपॉर्टेंट है ही है ये, वो आपको ऑडिट करवाने पड़ेंगे अपने स्टेटमेंट्स के, मैनेजमेंट कमेंट्री बतानी पड़ेगी, ठीक है ना, साइंड स्टेटमेंट बाय पर्सन रिस्पांसिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, रिव्यू प्रोसेस भी होना चाहिए। तो इससे क्या होता है, डेफिनेटली लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है और अर्निंग्स क्वालिटी सही है वो माना जाता है। यानी ये बताता है कि आपकी कंपनी में इंटरनल कंट्रोल्स इंटैक्ट है और ऑडिट करवाने से और अनक्वालिफाइड ओपिनियन अगर ऑडिटर की आ गई यानी सब कुछ सही है। कौन सी ओपिनियन? नॉन क्वालिफाइड ओपिनियन। अनक्वालिफाइड ओपिनियन, क्वालिफाइड नहीं अनक्वालिफाइड। स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, अनक्वालिफाइड मतलब एवरीथिंग इज ऑलराइट। ओके। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारा जो है describe presentation choices including non-GAAP measures that could be used to influence an analyst's opinion. Firms will sometimes report accounting measures that are not defined or required under GAAP. Such non-GAAP measures typically exclude some items in order to make firms performance look better. यानी गैप के हिसाब से कुछ चीजें आपको नहीं करनी है लेकिन वो लोग उन चीजों को, उन मेजर्स को लेते हैं जिससे कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी दिख के आती है। अगर वो लोग गैप के सारे मेजर्स को फॉलो करते यानी उसके क्राइटेरिया को फॉलो करते तो ये क्रिएटिव अकाउंटिंग नहीं करते, कहीं ना कहीं गलत करना चाह रहे हैं, तभी तो गैप जो है वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गैप के हिसाब से जैसा जो होना चाहिए वैसा होना चाहिए, आपको कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना है, करेक्ट। So the claim is often made that certain items are excluded because they are one-time or non-operating costs that will not affect operating earnings going forward. जैसे कुछ कुछ चीजें होती है, कुछ चीजें आप एक्सक्लूड ही कर देते हो क्योंकि वो वन टाइम और नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट है, मतलब एक ही बार होता है वो, यानी कोई खर्चा सिर्फ आपका एक बार हुआ, मिसलेनियस में डाल के फेंक दिए, उसको मिसलेनियस में डालने से पीएनएल में नहीं आ रहा, करेक्ट। पीएनएल में नहीं आने से आपका प्रॉफिट एंड लॉस में आपके प्रॉफिट से ज्यादा बता रहे ना आप। हाँ सर। ये कंपनी वाले क्या करते हैं, बहुत हद तक सब कुछ मिसलेनियस में डाल के फेंक देते, उसका उनको कोई तरीके से कुछ भी किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, अकाउंट नहीं करना चाह रहे हैं बस, ठीक है ना। अच्छा, जानबूझ के स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन रखते हैं जबकि एसेट का यूसेज बहुत ज्यादा हो जाता है स्टार्टिंग में, तो ये सब चीजों से क्या होता है, क्वालिटी खराब होती है, उनके फेवर में वो काम करवाते हैं। बिकॉज द आइटम्स आर नॉन कैश चार्जेस और टू इंप्रूव कंपेरेबिलिटी विद कंपनीज, यानी अपनी कंपनी को ज्यादा अच्छा बताना दूसरे से, ये सब मेजर्स वो लोग उठाते हैं। So in United States, companies that report non-GAAP measures in their financial statements are required to. अगर आप non-GAAP measures रखते हैं तो आपको ये सब requirements fulfill करने पड़ेंगे। Display the most comparable GAAP measure with equal prominence. यानी अगर GAAP से अच्छा कुछ है आपके पास तो बताओ। Explanation चाहिए मैनेजमेंट से as to why non-GAAP measure is thought to be useful. जनरली ये सब नहीं होता है, ऐसा कोई करने वाला भी नहीं है और गवर्नमेंट से कोई मोलने वाला भी नहीं है, तो ये सब आप बता सकते हो तो बता दो, नहीं तो चुपचाप जो हम बोल रहे हैं वो फॉलो कर लो। समझ में आ रहा ना भाई। आप कोई बंदा एक क्राइम करके जब कोर्ट में जाता है, ठीक है, मैं तो भाई लॉ कर चुका हूं ऑलरेडी, आई नो मेनी थिंग्स अबाउट लॉ, मेरा लॉ हो चुका है, आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग, फ्यूचर में इफ आई प्रैक्टिस, बट वी गो टू मूट कोर्ट्स। तो कोर्ट में वो यही बोलते हैं कि अगर तुम्हारे पास कुछ है तो मुझे बताओ बेटर, जज के सामने रिटर्न में क्या लिख के देंगे, तो चुपचाप मानना पड़ता है। सो रिकंसाइल, जैसे अगर आप एक रूल को वायलेट किए तो बोलेगा रूल को वायलेट क्यों किए, आपको आप बोलोगे कुछ कि ऐसा है तो बोलोगे रिटर्न में लिख के दो मेरे को कि तुम इससे कोई बेहतर रूल जानते हो क्या, अपन क्या बात करेंगे उससे। सो रिकंसाइल द डिफरेंसेस बिटवीन नॉन गैप, मतलब आपका जो मेजर आप ले रहे हो नॉन गैप
गैप का और नॉन गैप का जो मेजर आप अप्लाई कर रहे हो, आप तो नॉन गैप कर रहे हो ना, दोनों को रिकंसाइल करके डिफरेंसेस बताओ. डिस्क्लोज अदर पर्पसेस फॉर विच द फर्म यूजेस नॉन गैप मेजर. इंक्लूड इन एनी नॉन गैप मेजर एनी आइटम्स दैट आर लाइकली टू रिकर इन द फ्यूचर, इवन दोस ट्रीटेड और नॉन रिकरिंग, अनयूजुअल और इनफ्रीक्वेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. मतलब कोई चीज जो बार बार नहीं आती है, एक ही बार आती है, उसके लिए अगर आप हाँ नॉन गैप मेजर यूज करते हो, तो आप बताओ कि वैसे आइटम्स फिर फ्यूचर में रिकर करेंगे क्या. तो ये चीजें आपको डिस्क्लोज करना है. और अगर गैप नहीं यूज करते हो तो फिर आईएफआरएस बेटर. आईएफआरएस पे फिर ज्यादा ट्रस्ट है उन लोग को, ठीक है ना. क्योंकि आईएफआरएस रिक्वायर फर्म्स यूजिंग नॉन आईएफआरएस मेजर्स इन फाइनेंशियल रिपोर्ट्स मस्ट. अगर कोई कंपनी आईएफआरएस के अंडर में है, जैसे इंडिया या यूके में आईएफआरएस मस्ट है, अगर वो नॉन आईएफआरएस यूज करती है तो क्या करना है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन द रिलेवेंस ऑफ सच नॉन आईएफआरएस मेजर्स. मतलब बोलने का मतलब क्या है शिवांग, कि अगर मैं इंडिया में हूं तो मैं इंड एएस फॉलो करूंगा, करेक्ट. इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में आईएफआरएस भी फॉलो कर सकता हूं क्योंकि हम कन्वर्ज हो चुके हैं. अगर मैं ये फॉलो करता हूं तो ये इससे क्यों बेटर है, हमको जस्टिफाई करना है, बस उतना ही. हाँ समझ गया। अब रेवेन्यू रिकॉग्निशन देखो, यहाँ पर कितना गेम खेलते हैं ये लोग, कितना सर एक मैनिपुलेशन सेकंड करते में वॉशरूम जाकर आया सर हैं. हाँ ठीक है ठीक है, ओके. यस सर। अब देखो यहाँ पर कितना अच्छा खासा ये लोग मैनिपुलेशन करते हैं. Describe accounting methods, choices and estimates that could be used to manage earnings. देखो मैं मैनेज की बात कर रहा हूँ. कैश फ्लो एंड बैलेंस शीट आइटम्स कैसे करते हैं देखो. अब जैसे रेवेन्यू रिकग्निशन में, वन एग्जांपल ऑफ हाउ ए फर्म choices affect the timing of revenue recognition is the choice of where in the shipping process the customer actually takes title of goods. एक होता है FOB, ठीक है, फ्री ऑन बोर्ड एट शिपिंग. एक होता है एफओबी डेस्टिनेशन, एफओबी शिपिंग पॉइंट, एफओबी डेस्टिनेशन. तो इसमें देखो, ओके। देखो इसमें एफओबी शिपिंग पॉइंट में क्या होता है, शिपिंग पॉइंट पे अगर अपन गुड्स को दे दिए, ठीक है ना, तो वहां से सारे के सारे जो भी है उसका जो भी रिस्क एंड रिटर्न जो भी हमने बायर को ट्रांसफर कर दिया. अब इसको कुछ भी होगा तो बायर की प्रॉब्लम है, हमारा काम हो गया, हमने रेवेन्यू की तरह रिकॉग्नाइज कर दिया उसको डिलीवर करके, करेक्ट. एफओबी डेस्टिनेशन मतलब डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद ही, उसको मिलने के बाद, कंफर्म करने के बाद ही हम उसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे, करेक्ट. यस। अब माना जाएगा कि ओके। हम लोगों ने रिस्क एंड रिटर्न रिवॉर्ड्स, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स सारे के सारे उसको ट्रांसफर कर दिए. तो अब ये पॉइंट्स को ध्यान से समझना. वन एग्जांपल ऑफ हाउ ए फर्म चॉइसेस affect the timing of revenue recognition is the choice of where in shipping process the customer actually takes title of goods. A firm may choose terms with their customer of free on board at shipping point, मतलब the firm's loading dock, or FOB destination, customer's location. Choosing terms of FOB at shipping point will mean that revenue is recognized earlier compared to FOB at destination. Correct? मैं क्या बोला आपको, हाँ वही बोला. हाँ सर। So firms can also manage the timing of revenue recognition by accelerating or delaying the shipment of goods. यानी जल्दी भेजकर पहले ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर देंगे, या उसको बाद में भेज के लेट से रिकॉग्नाइज करेंगे, ऐसा ऐसा काम कर सकते हैं लोग. सो इफ मतलब अगर उनको ज्यादा बताना है स्टेटमेंट में, जैसे कभी कभी आप एक काम करो, आपको लोन के लिए जाना है, लोन अप्रोच करो एक बार बैंक में, और वो लोन अप्रोच करो आप दिसंबर में 25 को, अगर ये लोन दिसंबर 1 को अप्लाई करे ना, तो आपको पूरा महीना फिराते रहते गवर्नमेंट बैंक.
25th 26 को डाले बोलते हो, 31st के अंदर क्लोज करने का था उसको, करेक्ट। मेरा खुद का हाउसिंग लोन रात के 11 बजे क्लोज करके आया मैं एसबीआई के अंदर, सिकंदराबाद आरएसीपीसी ब्रांच। रात के 11 बजे लोग न्यू ईयर मनाते, तो वो लोग बैठे हैं वहां पर, उनको 3 करोड़ का टारगेट है वो साल का, वो पूरा का पूरा टारगेट एक दिन में खत्म करना है हम लोग को। तो इसके लिए मतलब बैंक के रेवेन्यूज अच्छे दिखे तो बाद में इन्वेस्टर जल्दी आते ना, यही काम करते हैं लोग, यानी एक्सलरेट, यानी पूरा का पूरा रेवेन्यू मतलब उसको एफओबी शिपिंग पॉइंट पे ही बता देते फटाफट, जिससे क्या होता उस तक पहुंचने तक की देरी करने की जरूरत नहीं है, पहले रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया। ओके, तो ये लोग के हाथ में है मैनेज करना। सो फर्म्स कैन आल्सो मैनेज द टाइमिंग ऑफ रेवेन्यू रिकग्निशन बाय एक्सलरेटिंग और डिलेइंग द शिपमेंट ऑफ गुड्स इफ एडिशनल रेवेन्यू इज रिक्वायर्ड टू मीट टारगेट्स। अगर ये टारगेट्स है तो फर्म कैन ऑफर डिस्काउंट्स और स्पेशल फाइनेंसिंग टर्म्स टू इंक्रीज ऑर्डर्स इन द करंट पीरियड, यानी आपको डिस्काउंट पे दे देगा जल्दी जल्दी बेचने के लिए, आपको बोलेगा कि मैं आपको फाइनेंस भी कर देता हूँ, टारगेट बताना है उनको, ठीक है ना। और शिप गुड्स टू डिस्ट्रीब्यूटर्स विदाउट रिसीविंग एन ऑर्डर, यानी ऑर्डर से पहले हाँ हाँ मैं भेज दिया। कई बार होता है, देखो दुकानदार को पहले से माल वहां से डंप कर देता, बोलता भाई मैं आपको माल भिजा दिया। अपन बोलते क्यों भिजाया, अरे भाई जान दो ना मेरा टारगेट है, आप कल मंगाते हो उससे अच्छा अभी ले लो। अपन भी उसको गुडविल में कुछ नहीं बोल सकते, समझ में आ रहा है। Overloading a distribution channel with more goods than would normally be sold during a period is referred to as channel stuffing. So ये businesses करती हैं generally. So in periods where high earnings are expected, management may wish to delay recognition of revenue to the next period and hold or delay customer shipments to achieve this. अगर किसी periods में जहां high earnings हमको चाहिए, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैनेजमेंट क्या करता, वो पीरियड तक के लिए डिले कर देता। वो पीरियड में अभी जैसे मेरा ये मंथ का टारगेट पूरा हो गया जैन का अच्छा खासा, अब मेरे को कुछ भी जल्दीबाजी नहीं है, मैं फेब के लिए देखता हूँ, तो फेब में इमीडिएटली जैसे फेब स्टार्ट होता पूरा माल वहां डंप करता हूँ उसको, फेब के पहले 5 तारीख में मेरा टारगेट लगा के मैं बता देता हूँ। समझ में आ रहा क्या। हाँ सर। मतलब अपनी मर्जी के हिसाब से काम करना भाई, अपने बिजनेस को जैसी कन्वीनियंस है वैसे काम करना। अच्छा, बिल एंड होल्ड ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है। बिल एंड होल्ड मतलब बिल कर दिया लेकिन वो नहीं मतलब दिया, बिल रिलीफ हम नहीं लोग दिया। बिलिंग तो हो गया, उसके नाम पे रिस्क एंड रिवॉर्ड चले गया, बस हम खाली होल्ड करके रख रहे हैं उसको। तो मतलब क्योंकि बायर बोल रहा है मेरे को कि आप होल्ड करके रखो लोकेशन पर, सो द यूज ऑफ फिक्टिशियस बिल एंड होल्ड ट्रांजैक्शंस कैन इंक्रीज अर्निंग्स इन करंट पीरियड बाय रिकॉग्नाइजिंग रेवेन्यू फॉर गुड्स दैट आर एक्चुअली स्टिल इन इन्वेंटरी। मतलब मैं फेक बिल्स बना, तो ये करते हैं ये नाटक, ये जीएसटी के अभी कम से कम कितने 48 कितने जगह पे छापे मारे, 20 से 22 चार्ट अकाउंटेंट्स भी पकड़ा गए पूरा चोरी करने के वजह से। अच्छा। तो ये क्या करते हैं, जबरदस्ती फिक्टिशियस बिल बनाते हैं, बिल एंड होल्ड एग्रीमेंट है बोल के अपने पास माल रखते हैं, ठीक है ना, और वो सेल हो गया बोल के बताते हैं, स्टिल तुम्हारे इन्वेंट्री में है लेकिन आप सेल बताते, सेल बता के अर्निंग्स भी बता देते ज्यादा। ओके, क्योंकि बिल तो बता सकते हैं ना आपकी कस्टमर को मैं दिया हूं बोल के। समझ में आ रहा हाँ शिवांग। सर, समझ गया समझ गया। Revenue for future periods will be decreased as real customer orders for these bill and items are filled but not recognized in revenue, offsetting the previous overstatement of revenue. मतलब क्या करते हैं, अभी ज्यादा बता देते हैं क्योंकि टारगेट मीट करना है, बाद में क्या होता है सेल नहीं हुआ बोल के दिखा देते हैं, ठीक है ना। नाउ एस्टिमेट्स ऑफ क्रेडिट लॉसेस, मतलब ज्यादा ज्यादा एस्टिमेट कर देते, यानी मेरे को बैड डेट्स अगर 10% की जगह पे 15% कर देते, इससे क्या एक्सपेंस ज्यादा दिखा देते, प्रॉफिट कम दिखा देते, टैक्सेस बचा लेते। इनको जैसा करना है वैसा कर सकते हैं लोग, एस्टिमेट कम बता के प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं अगर इनको कस्टमर को मतलब इन्वेस्टर्स को खींचना है तो, करेक्ट ना। यस। वैल्यूएशन अलाउंसेस, अनदर एग्जांपल ऑफ कॉन्ट्रा अकाउंट। कॉन्ट्रा अकाउंट मतलब जो आपके एसेट को या रेवेन्यू को कम करता, या लायबिलिटी का भी कॉन्ट्रा अकाउंट आता जो लायबिलिटी को कम करता, दैट कैन बी यूज्ड टू मैनेज अर्निंग्स इज अ वैल्यूएशन अलाउंस। सो ये क्या करते हैं, कुछ कुछ अलाउंसेस बना के रखते हैं, यानी प्रोविजंस बना के रखते हैं, जैसे अलाउंस फॉर बैड डेट, इतना अमाउंट हमने प्रोविजन के तौर पे बना दिया, वो ओवर प्रोविजन भी हो सकता है, अंडर प्रोविजन भी हो सकता है, करेक्ट। यानी ज्यादा बना के रख देते पहले से ही, खर्चा उतना नहीं होता लेकिन पहले उतना बता देते अर्निंग्स को मैनेज करने के लिए। हाँ समझ गया। डिप्रिसिएशन के मेथड्स को भी वैसे करते हैं, डिप्रिसिएशन के मेथड्स में यानी अगर अपने को अर्निंग ज्यादा बतानी है तो स्ट्रेट लाइन में लिख देते अपन, क्योंकि एक फिक्स अमाउंट कटता, करेक्ट ना।
मतलब आपके हर साल फिक्स अमाउंट कटते तो आपकी अर्निंग स्टेबल दिखती। अगर वही अगर आपको शुरू शुरू में ज्यादा डिप्रिसिएशन बताना है, एक्सपेंस ज्यादा बता के अर्निंग्स को कम दिखाना है, यानी लॉसेस वॉसेस दिखाना है अपने अकाउंट में, तो आप डिमिनिशिंग बैलेंस, रिटर्न डाउन वैल्यू पे कर लो या एक्सेलरेटेड मेथड्स पे दिखा लो। यानी अभी आपका डिप्रिसिएशन ज्यादा दिखेगा लेकिन बाद में जाके आपके अर्निंग्स अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि आगे जाकर हाँ आपकी डिप्रिसिएशन कम हो जाएगी। हाँ सर, समझ गया। अमोर्टाइजेशन और इम्पेयरमेंट का भी ऐसा ही है। अमोर्टाइजेशन मतलब ज्यादा बता देना, कम बता देना या हाँ। फिक्स बता देना। इम्पेयरमेंट यानी जानबूझ के मेरा ये एसेट खराब हो गया, मेरा एसेट डैमेज हो गया, इससे मेरे को बहुत नुकसान हो गया, जबरदस्ती बता सकते हैं। इन्वेंट्री मेथड तो हम देख चुके हैं, फीफो में बताओगे तो आपका क्या होगा, सीओजीएस कम होगा जब इन्फ्लेशन में इंक्रीजिंग प्राइसेस का टाइम होता है, और आपका ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, ज्यादा होगा, तो आपके लिए अच्छा हम्म है। लीफो में क्या होगा, उलट होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्यादा हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा, टैक्सेस कम हो जाएगा। तो जैसा आप मैनिपुलेशन करना चाहो वैसा कर सकते हो। अच्छा, कैपिटलाइजेशन के बारे में हमने क्या समझा था, कुछ कुछ एक्सपेंस को हम कैपिटलाइज कर देंगे जिससे क्या होगा, हमारा पीएनएल में प्रॉफिट ज्यादा बताएंगे हम लोग। हाँ समझ में आ रहा? हाँ हाँ। अच्छा, अभी जैसे ये कैपिटलाइजेशन के बारे में थोड़ा रीडिंग कर देते हैं इस पैराग्राफ को। एनी एक्सपेंस दैट कैन बी कैपिटलाइज्ड क्रिएट्स एन एसेट ऑन द बैलेंस शीट एंड द इम्पैक्ट ऑफ एक्सपेंस ऑन नेट इनकम। मतलब जैसे मैंने अगर एक मशीनरी को अपने बैलेंस शीट में लिख दिया, कैपिटलाइज कर दिया, अब इसको फ्यूचर में मैं डिप्रिसिएशन के फॉर्म में एक्सपेंस करता जाऊंगा, करेक्ट? यस सर। नाउ कंसीडर, क्योंकि मैं स्प्रेड कर रहा हूं इसके लाइफ टाइम में, कंसीडर अ फर्म दैट हैज अ मार्केटिंग एक्सपेंस ऑफ $1.5 million, chooses to capitalize this expense and amortize it over 3 years। यानी ये पीएनएल में नहीं दिखा के इसको क्या कर रहा, कैपिटलाइज कर दे रहा, यानी बैलेंस शीट में दिखा दे रहा, और फिर उसको अमोर्टाइज करना चाह रहा। तो उससे क्या होगा, उस साल में जिस साल में इसको कैपिटलाइज कर रहा है, प्रॉफिट ज्यादा दिख के आएंगे। बाद में क्या होगा, अगले साल से प्रॉफिट, इस साल आपका प्रॉफिट ज्यादा हो गया ना, 1.5 मिलियन किसमें चले गया? हम्म, तो फिर 0.5 से चलेगा। हाँ, ये आपका उसमें चले गया, ठीक है ना, क्योंकि आपने कैपिटलाइज किया। और फिर अगले साल से क्या होगा, इसको आप बांटते रहोगे थोड़े थोड़े इंस्टॉलमेंट में और आपके पीएनएल में दिखाते रहोगे, तो अगले साल से आपकी प्रॉफिट्स कम होती जाएंगी, करेक्ट? हम्म, समझ में नहीं आ रहा? समझ गया सर। हाँ, तो इस साल जिस साल में आप इसको कैपिटलाइज किया, आपके प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा रहेंगे, ठीक है ना, आपके एक्सपेंस कम दिखेंगे। अगले साल से इसका कुछ हिस्सा, सपोज 10%, तो 1.5 लाख, 1.5 लाख हर साल इसको अमोटाइज करोगे आप 10 साल तक, ऐसा। डेप्रिस हाँ, वो अमोर्टाइज कर देंगे। अच्छा, अदर कैश फ्लो इफेक्ट्स। तो अभी क्या होता है इसमें, मैनेजमेंट कैन इफेक्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो थ्रू अदर मेथड्स, जैसे प्राइमरी विद द गोल ऑफ इंक्रीजिंग रिपोर्टेड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, टेकिंग लॉन्गर, ज्यादातर लॉन्ग टाइम ले लिया सप्लायर्स को पे करने के लिए, तो कैश फ्लो अपने पास ही रहेगा, करेक्ट? जल्दी यस। पे करेगा तो कैश फ्लो कम हो जाएगा। रिसीवेबल से हाँ जल्दी पैसे ले लेगा तो, एक्सलरेटेड वे में ले लेगा तो कैश फ्लो बढ़ जाएगा, और अगर रिसीवेबल से पैसा नहीं लेगा तो कैश फ्लो कम दिखेगा। मर्जी है अपनी। हाँ सर, समझ गया। ये लास्ट पॉइंट है क्या? अच्छा ठीक है, बस खत्म। Describe accounting warning signs and the methods of detecting manipulation of information in financial reports. तो below is a list of several warning signs that analysts should look for। जैसे अगर आप एक एनालिस्ट बन जाते हो तो ये सब चीजों को आपको ध्यान से देखना है। मेरे हिसाब से ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है वही चीज के बारे में यहाँ पर मैं रीड आउट कर लेता हूँ एक बार। रेवेन्यू रिकग्निशन, चेंजेस इन रेवेन्यू रिकग्निशन मेथड, यानी रेवेन्यू को आप कैसे रिकॉग्नाइज कर रहे हो, ठीक है ना, रेवेन्यू रिकग्निशन। वो वाला हाँ, एफओबी। जैसे अपन बेचते हैं तो कैसा, या बिल बिल एंड होल्ड या बार्टर ट्रांजैक्शन यूज करते हैं कई बार, मतलब अपना सामान दे के दूसरा सामान ले लेते हैं। रिबेट प्रोग्राम्स दैट रिक्वायर एस्टिमेशन ऑफ इंपैक्ट ऑफ रिबेट्स ऑन नेट रेवेन्यू। रिबेट मतलब आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है ना, तो उसको काट के आप दिखा रहे हो। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी विद रिगार्ड टू हाउ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ कस्टमर ऑर्डर आर रिकॉर्डेड एज रेवेन्यू। मतलब आप कस्टमर के ऑर्डर को कैसे बता रहे हो, आज उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हो या आगे जाके रिकॉग्नाइज करोगे, टारगेट्स मीट करने के उसमें हो। रेवेन्यू ग्रोथ टू लाइक आउट ऑफ लाइन विद पीयर कंपनीज, यानी आप उनसे ज्यादा बता दे रहे हो। रिसीवेबल टर्नओवर इज डिक्रीजिंग ओवर मल्टीपल पीरियड्स। ये सब वार्निंग साइंस है। ऐसा अगर दिखता है बिजनेस में तो समझना है कि ये सब क्रिएटिव अकाउंटिंग चल रही है, सामने वाला बंदा जानबूझ के सब कर रहा है। रिसीवेबल टर्नओवर मतलब क्या,
व्हाट सर इज रिसीवेबल्स टर्नओवर वो डेटा रेशियो है ना टर्नओवर सर? रेशियो? का मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ लाइक नेट क्रेडिट सेल्स बाय एवरेज डेटा, जी जी। यानी 10 to 12 होना चाहिए। अगर ये हुआ तो 30 days में आपका रिकवरी हो जाएगा पैसा। हम्म। इसको डिक्रीज करके बताओगे तो क्या हो जाएगा, यानी इसको जितना ज्यादा बताओगे अच्छा, जितना कम बताओगे उतना ज्यादा, उतना लेट कलेक्शन हो रहा है बोल के दिखा सकते हो। हाँ। एसेट टर्नओवर कम बता रहे हो, ठीक है ना। स्पेशली व्हेन कंपनी इज ग्रोइंग थ्रू एक्विजिशन ऑफ अदर कंपनीज, यानी हम दूसरी दूसरी कंपनीज को तो अक्वायर कर रहे हैं लेकिन फिर भी एसेट टर्नओवर कम बता रहे हैं। जनरली कोई भी हम्म। एक्सपेक्ट करेगा कि कंपनी एक्सपैंड करेगी, लेकिन ऐसा नहीं दिखा रहे हैं। नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स और सिग्निफिकेंट वन टाइम सेल्स इन रेवेन्यू, यानी अचानक से एक चीज को बेच दिए उठाकर, यानी उसको हम्म। अवेलेबल फॉर सेल कैटेगरी में दिखाए बिना ही बेच दिए, तो अचानक से हमारा रेवेन्यू तो ज्यादा दिखेगा ना। रेवेन्यू बढ़ जाएगा। हाँ हाँ। वैसे। इन्वेंट्रीज, डिक्लाइनिंग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ऐसा क्यों हो रहा है ये आपको देखना पड़ेगा एनालिस्ट होने के नाते। और ये लीफो फीफो कब यूज कर रहे हैं, मर्जी है वैसा यूज कर रहे हैं, तो ये देखना पड़ेगा। एंड कैपिटलाइजेशन पॉलिसीज, कब कब कैपिटलाइज करते हैं, कब कब एक्सपेंस करते हैं, क्योंकि जनरली एक ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहे हैं, जब मर्जी है वैसा कर रहे हैं, तो एक एनालिस्ट को भी हम्म। दिमाग में एक डाउट आएगा। यस। रिलेशनशिप ऑफ रेवेन्यू एंड कैश फ्लो, तो रेशियो ऑफ ऑपरेटिंग कैश फ्लो, मतलब जैसे पेबल्स को डिले कर देना जानबूझ के, रिसीवेबल से पैसा जानबूझ के कलेक्ट नहीं करना कैश को कम बताने के लिए, ये सब भी हो सकता है। वार्निंग साइंस, डिप्रिसिएशन मेथड्स, एस्टिमेशन ज्यादा कम बता रहे हो, यानी अर्निंग्स को, क्वार्टरली अर्निंग्स को ज्यादा बताने के लिए कुछ कर रहे हो क्या, या कम बताने के लिए, मतलब ज्यादा कम कंपनी के मैनेजर के हिसाब से डिपेंड करता है। हमको सिर्फ कैच करना है वो क्या गलती कर रहा है, ठीक है ना। ठीक है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, यानी अपने ही लोगों को देना जो भी दे रहे हैं आप। हम्म। और सर्टेन एक्सपेंसेस आर क्लासिफाइड एज नॉन रिकरिंग बट अपीयर रेगुलरली इन द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। एंड ग्रॉस और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कभी भी हम हाई बता रहे हैं अपने अपने जो भी जितने भी कॉम्पिटिटर से ज्यादा, तो अगर फिर स्क्रूटनी कर तो मालूम हो ऐसा नहीं है। मिनिमल इंफॉर्मेशन हाँ देते हैं, डिस्क्लोजर ज्यादा करते नहीं है, तो ये सब डाउट्स पैदा करता है। और नॉन गैप अगर यूज कर रहा है तो समझ जाओ कि डर की बात है हाँ। ही। अच्छा, ग्रोथ बाय परचेजिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बिजनेस कैन प्रोवाइड मेनी अपॉर्चुनिटीज टू मैनिपुलेट एसेट वैल्यूज। मतलब हम क्या बोलेंगे, हमारा ये एसेट जो हम खरीदे लॉस लॉस मेकिंग कंपनी को खरीद लिया कौड़ियों के दाम पे, जबकि उसका मार्केट वैल्यू हाई हो हम्म। सकता है। हम्म। ये सब एनालिस्ट को चेक करना होता है। जितना अच्छा टास्क एनालिस्ट करेगा उतना लोगों को कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, करेक्ट। यस। तो ये चैप्टर तो हो गया शिवांग। अभी हम लोग को नेक्स्ट है अकाउंटिंग फॉर इनकम टैक्सेस करना। कल बताओ कल का क्या यस। टाइमिंग है, कल करना है कि परसों? कल सर, कल संडे है सर, कल ऑफ रखते हैं, मेरे को परसों भी एग्जाम है। ठीक है, नहीं वो मंडे को तो कर मुझे रखने लेते दो। अकाउंटिंग फॉर इनकम टैक्सेस के लिए 1.5 घंटा चाहिए कम से कम, बड़ा चैप्टर है लेकिन पूरा प्रैक्टिकल है, हो तो जाएगा 1.5 घंटे में। हैं। जी सर, वो मंडे कर लेंगे सर। हाँ मंडे को तुम्हारा रिपोर्टिंग क्लोज है, ठीक है ना। ओके ओके शिवांग, मंडे को मिलते हैं, बाय। सर, ठीक है। बाय।